बस। हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था अभिक्रिया जो है मध्यवर्ती की। मैंने चर्चाएं करने के लिए कहा था कि मैं इस वीडियो में जो है अभिक्रिया मध्यवर्ती की चर्चा करूंगा। लेकिन इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में, नाभिक स्नेही के बारे में, और क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है विदलन के बारे में, सिग्मा बॉन्ड के टूटने की प्रक्रिया के बारे में, जिसमें आपको बताया गया है कि सिग्मा बॉन्ड के टूटने की प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है। एक क्या हो सकती है कि शेयरिंग के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने अपने परमाणु को मिल जाए। ध्यान दें आप, एक प्रक्रिया क्या है कि साझेदारी के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने अपने परमाणु की ओर चले जाएं। और दूसरी प्रक्रिया क्या है कि साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जोड़ा किसी एक ही परमाणु को प्राप्त हो। तो अगर साझेदारी के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने अपने परमाणु को प्राप्त होते हैं, अपने अपने मूल परमाणु को, तो उसे कहा जाता है समविदलन। और अगर साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही परमाणु को मिलता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? विषम विदलन। और यहाँ जो है कार्बोधनायन और क्या बनते हैं? कार्बोरेडायन समविदलन में मुक्त मूलक बनते हैं। ये सब विशेषताएं आपको लिखाई गई। आज बात होगी अभिक्रिया मध्यवर्ती के बारे में। अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या है कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद के मध्य बनने वाली अस्थायी अवस्था, ये बहुत अस्थायी होता है, बहुत कुछ समय के लिए बनता है, कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए। माइक्रो सेकेंड 10 की पावर -6 सेकेंड, लगभग इतना जीवन काल इसका माना जाता है। तो बनने वाली अस्थायी अवस्था जिसमें क्या हो सकते हैं? वो अणु हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं। कार्बोधनायन, कार्बोरेडायन, ये सब आयन ना है। वो अणु हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया मध्यवर्ती। अभिक्रिया मध्यवर्ती में क्या क्या पढ़ेंगे आप? कार्बोधनायन, कार्बोरेडायन, मुक्त मूलक, कार्बीन, नाइट्रीन। अब सबसे पहले बात होती है कार्बोधनायन क्या है। जब कार्बन परमाणु पर धनावेश पाया जाता है तो उसे कार्बोधनायन कहा जाता है। जब कार्बन परमाणु पर धनावेश पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्बोधनायन। और यहां बताया गया कि कार्बोधनायन में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कार्बोधनायन की विशेषता है कि एक अभिक्रिया मध्यवर्ती है, इसका जीवन काल बहुत सूक्ष्म होता है और यह क्या होता है? अस्थायी। जितने भी अभिक्रिया मध्यवर्ती हैं सब अस्थायी होते हैं। ठीक है, इनका जीवन काल बहुत सूक्ष्म होता है। मैंने बताया ना, कुछ माइक्रो सेकेंड होता है। इसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी। जब किसी परमाणु पे धनावेश आ जाएगा तो वहां क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अर्थात ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। मैंने आपको कार्बोधनायन और कार्बोरेडायन की विशेषता बताई थी, बताया है ना आपको कि जो कार्बोधनायन है इनको इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन नहीं। ये आधार पदार्थ पे आक्रमण करेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण करेंगे। और जो कार्बोरेडायन है अर्थात नाभिक स्नेही, ये क्या करते हैं कि किसी आधार पदार्थ पर को जो है आधार पदार्थ के केंद्र को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को युग्म को देते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है लेकिन इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या कहा जाता है? और इन +I समूह की उपस्थिति में इनका स्थायित्व बढ़ता है, -I समूह की उपस्थिति में इनका स्थायित्व घटता है। यही समझाया जाएगा कि +I समूह क्या है, -I समूह क्या है। हालांकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेरणिक प्रभाव तो वहां चर्चाएं करूंगा मैं, +I प्रभाव क्या है, -I प्रभाव क्या है, क्या +I समूह क्या है, -I समूह क्या है। लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक बता दे रहा हूं। +I समूह का मतलब ये समझें कि जो इलेक्ट्रॉन देने का, कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे उन्हें +I समूह कहा जाता है। और जो कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे उन्हें -I समूह कहा जाता है। +I समूह का मतलब जो कार्बन परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे, और -I समूह का मतलब जो कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले।
अभी तो लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखवाऊंगा तो बढ़िया से, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से जानते रहिए। और प्लस आई समूह के एग्जाम्पल कौन है ये समझो। प्लस आई समूह के एग्जाम्पल है मेथिल, एथिल, प्रोपिल। ये सब ऐसे समूह है जो हमेशा कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करते हैं। मेथिल समूह हो जाए, एथिल समूह हो जाए, प्रोपिल समूह हो जाए, इसमें ये क्वालिटी होती है, विशेषता होती है कि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, दे सकता है। और माइनस आई समूह क्या है, जैसे नाइट्रो हो जाए, जानते रहिए जो हाइड्रोजन नहीं, हैलोजन, जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है, तो वो कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, खींचेंगे। तो अपनी जानकारी के लिए आप जानते रहिए कि जो हाइड्रोजन है एक प्रकार के माइनस आई समूह, ये कार्बन को कभी भी इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं। तो यही बता रहे। अब मैं देखो इस पॉइंट को मुझे समझाना है, बाकी ये 3 पॉइंट समझते हैं। तो मैं सबसे पहले बनाता हूं कार्बोधनायन की संरचना, कार्बोधनायन की संरचना। इसको स्टॉप कर लीजिए। देखिए ध्यान से, बात हो रही कार्बोधनायन की संरचना के बारे में, ठीक है। तो यहां बता रहे हैं आपको कि कार्बोधनायन को C+ से दिखाते हैं। ध्यान दें, कार्बोधनायन को C+ से दिखाते हैं। इसके पहले मैं बात करता हूं कि जो कार्बन नहीं, कार्बन अगर पाया जाता है कहीं, तो कार्बन के पास, ध्यान दें, कार्बन के पास एक यस कक्षक होता है और 3 पी कक्षक होते हैं। कैसे? अगर आपने संकरण पढ़ा हो कक्षा 11 में, ठीक है, उसके हिसाब से जान लीजिए आप क्या होता है। जानते हैं कि कार्बन के पास इसमें एक यस कक्षक होता है और 3 पी कक्षक होते हैं। यस कक्षक कैसे बनाते हैं आप, कि गोलाकार बनाते हैं यस कक्षक को, पी कक्षक को डंबलाकार। मैं इन सब की बात नहीं कर रहा, ये जान लीजिए कि कार्बन में एक यस कक्षक होता है, 3 पी कक्षक, ठीक है, 3 पी कक्षक, और मिल के सब क्या बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये तीनों में 4 मिलेंगे कुल मिला, और ये क्या बनाएगा, 4 sp3 कक्षक बनाता है, 4 sp3 कक्षक बनाता है। एक यस कक्षक 3 पी कक्षक संकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो कुल मिला कितना बनता है, 4 sp3 कक्षक। और जब इसका व्यवस्था दिखाना होता है, व्यवस्था जानते कैसे दिखाते, एक बॉन्ड यहां दिखाना है और बाकी इसको ऐसा, इस आकृति के, ये पहला sp3 कक्षक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ये एक sp3 कक्षक है, ये दूसरा sp3 कक्षक है, ये तीसरा है और ये चौथा है। कार्बन में सामान्य केस में यही होता है, ठीक है, कार्बन में सामान्य केस में यही होता है। मैं ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझे पहले आप, कि अगर कार्बन में कभी प्लस आ जाए तो ये समझे एक पी कक्षक गायब हो जाता है। एक पी कक्षक ना, ये समझे कार्बन पे प्लस आने का मतलब उसके बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, बाहरी कोष से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, तो वहां पे 3 ही कक्षक, मतलब वहां हो जाएगा sp2 हो जाता है। कार्बन में sp2 संकरण होता है। इसको आप बेहतर यहां समझाने का प्रयास करते हैं। पहले ये समझे आप कि कार्बोधनायन को C+ से दिखाते हैं। ये बताया जा रहा है कि कार्बोधनायन में बॉन्ड कितने बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, कितने सिंगल बॉन्ड, 3। R1 R2 R3 कर सकते हैं। R का मतलब यहाँ H कर दो, 3 H लगा दो, या एक तरफ CH3 लगा दो, यहाँ भी CH3 लगा दो, यहाँ भी लगा दो, ठीक है, ऐसी कुछ बातें रहेंगी, ठीक है। ये कार्बोधनायन है, ये जो प्लस नहीं है, ये कार्बन पे, इस डायग्राम को भी मैं समझा रहा हूँ, ये क्या है, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले आप ये समझे तक कि यहाँ सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है, लोन पेयर, लोन पेयर एक भी नहीं, यहाँ लोन पेयर नहीं है। इसके बाद यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जानते हैं, जैसे बॉन्ड नहीं बना, यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़े में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या है, जोड़े में, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या है, जोड़े में। यहाँ एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, युग्मित का मतलब जोड़े में इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, नहीं एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, सब जोड़े में, तो बोलेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 0।
अगर एक देखो, अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 होती तो वहां होता है sp2 संकरण। क्या होता है, आपने पढ़ा होगा sp2 संकरण। इसके बाद इसकी आकृति होगी त्रिकोणीय समतली। त्रिकोणीय समतली आकृति इस टाइप की बनती है, त्रिकोण टाइप में बनाएगी। या ऐसा बना दें, चाहे ऐसा बनाओ त्रिकोणीय समतली त्रिभुज टाइप का, 3 भुजाएं दिखाया, यहां भी दिखाओ। इसके बाद क्या है, यहाँ जो बंध कोण होता है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो, 3 सिग्मा बॉन्ड हो, sp2 संकरण हो, तो वहां बंध कोण सामान्य केस में 120 अंश माना जाता है, 120 अंश। और यहाँ बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्त्रीण। मैं ये ध्यान दिया, मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे एक sp2 है, दूसरा sp2 है, तीसरा sp2। कार्बन में कुल मिलाकर 3 कक्षक होते हैं, 3 p कक्षक होते हैं, लेकिन sp2 में जानते क्या है, एक s भाग लिया है, 2 p भाग लिया है, एक p कक्षक खाली, एक p कक्षक खाली है, उसी को ऐसे दिखाया जाता है। यही समझे आप, ये एक sp2 है, दूसरा sp2 है, तीसरा sp2, बाकी एक p कक्षक खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। प्लस का मतलब बाहरी कोष में 4 होता है, लेकिन चौथा गायब हो चुका है। समझ पा रहे हैं आप? इसको फटाफट लिखो। इसके बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ा सा बता दूंगा कि कार्बन आयन का स्थायित्व कब बढ़ता है, एक एग्जाम्पल दूंगा। बाकी कार्बन आयन के स्थायित्व की चर्चा मैं करूंगा प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाने के बाद। तब आप बढ़िया तरीके से प्लस आई समूह जान जाएंगे, माइनस आई समूह जान जाएंगे। अभी तो मैं से बता दिया आपको, थोड़ा सा स्टॉप करके लिखो बेटा। देखिए ध्यान से, ये सब मैंने आपको बताया अभी, ये क्या विशेषताएं हैं। अच्छा, मैं थोड़ा बता दूं, ये देखो कार्बन आयन है, अगर इसके स्थायित्व की बात करें कि कार्बन आयन कब ज्यादा स्थायी होगा, कब कम स्थायी होगा। अच्छा, आपने एक चीज लिखा है कि कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर कभी इसको इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो इसका स्थायित्व बढ़ता है। यही लिखा आपने कि प्लस आई समूह जितने ज्यादा रहेंगे इसका स्थायित्व उतना ज्यादा रहेगा, और माइनस आई समूह जितना ज्यादा रहेंगे इसका स्थायित्व उतना कम होगा। इसका मतलब समझे हम, देखो ध्यान से, कार्बन आयन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी कोई समूह वहां इलेक्ट्रॉन दे, उस कमी को कम करें। अगर कोई समूह इलेक्ट्रॉन देता है तो वो स्थायी होगा, लेकिन मान लीजिए उसके पास ऑलरेडी का इलेक्ट्रॉन की कमी है, कोई और इलेक्ट्रॉन उससे खींच रहा है, तो उस केस में स्थायित्व कम होता है। क्यों? इसका रीजन समझो क्यों भाई। आप ये ट्रिक रख लो कि कहीं भी अगर आवेश बढ़ेगा, ये रख लो कि कहीं भी अगर आवेश बढ़ता है, आवेश चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ऐसा नहीं कोई प्लस है, आवेश का और स्थायित्व का उल्टा रिलेशन चलता है। एक तो वैसे रख सकते हैं कि प्लस आई समूह जितना ज्यादा रहेगा स्थायित्व उतना ज्यादा रहेगा, माइनस आई समूह जितना ज्यादा रहेगा स्थायित्व उतना क्या रहेगा, कम, स्थायित्व उतना कम रहेगा। अगर इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझने का प्रयास करें, जैसे प्लस ये सब क्या है, मेथिल एथिल ये सब ऐसे समूह हैं जो इलेक्ट्रॉन भेजने का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन हाँ भेजने वाले हैं। तो ये जानते हैं ये मेथिल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे भेजता है। अभी मुझे यही आपको समझाना है बाद में कि कैसे भेजता है, इसको इसका मतलब क्या है, इसको मैं समझाऊंगा जब पढ़ाऊंगा प्रेरणिक प्रभाव। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये प्लस आई समूह है, प्लस आई समूह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो जब माइनस जाएगा तो प्लस की संख्या थोड़ी कम होगी, जैसे प्लस है तो अगर वहां माइनस जाएगा तो प्लस थोड़ा कम नहीं होगा, प्लस थोड़ा कम होगा, क्योंकि माइनस जा रहा है तो प्लस कम आएगा। ये कतई मत समझे आप कि इलेक्ट्रॉन पूरा भेजेगा, नहीं, ये थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, थोड़ा बहुत भेज दिया, बस थोड़ा बहुत भेज देंगे।
नहीं तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो माइनस बढ़ जाएगा, यहाँ 3 समूह ज्यादा माइनस भेज देंगे। ऐसा नहीं भेजेंगे माइनस, ठीक है, जितने समूह होंगे, मतलब ये समझिए इसको, ये है कि जितना इसको माइनस मिल जाए उतना बढ़िया है। इनकी क्षमता के अनुसार, इनकी क्षमता के अनुसार जितना ये इसको भेज देंगे उतना बढ़िया स्थायित्व इसका रहेगा। तो ये आपका प्लस आई समूह, ये इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो वहां प्लस कम होगा। अगर माइनस आई समूह आएगा ना तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस और बढ़ेगा। अगर माइनस आई समूह आ जाएगा तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं, कार्बन को देगा नहीं, तो वहां इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी, वहां इलेक्ट्रॉन में क्या आएगी, कमी। तो जब कमी आएगी तो क्या बढ़ेगा, प्लस बढ़ेगा कि नहीं। यही बताया गया है कि प्लस आई समूह बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भेज के प्लस को कम करेंगे, माइनस आई समूह होंगे तो प्लस और बढ़ा देंगे। तो जितना ज्यादा आवेश बढ़ेगा स्थायित्व उतना क्या रहेगा, कम। ये उल्टा रिलेशन, आवेश बढ़े स्थायित्व कम, चाहे प्लस चाहे माइनस। तो हाँ ठीक है, तो यही बात है। यहाँ 2 प्लस आई समूह, कार्बोधनायन से जुड़ने वाला जो मेथिल होगा उसी को बोलेंगे, ठीक है। यहाँ बोलते 1 प्लस आई समूह, यहाँ इस कार्बोधनायन के पास कोई मेथिल नहीं, यहाँ इस कार्बोधनायन के पास कोई मेथिल समूह नहीं, तो समझेंगे कि यहाँ प्लस सबसे अधिक है, यहाँ प्लस क्या है, सबसे अधिक। यहाँ थोड़ा सा भेज के कम कर दे रहा है, प्लस कम हो रहा है कि नहीं। यहाँ थोड़ा सा 2 ग्रुप है और प्लस को कम कर रहे हैं, यहाँ पे 3 ग्रुप है और ज्यादा प्लस कम कर रहे हैं। तो आवेश जहां भी कम होगा स्थायित्व तो क्या रहेगी, बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं? इतना फटाफट लिखो इसका को। ध्यान दें, जो कार्बोधनायन की डिग्री होती है, आप सोचेंगे कैसे 3rd डिग्री आ गया, कैसे 2nd डिग्री है, कैसे 1st डिग्री है। यहाँ कोई भी डिग्री नहीं लिखा गया। कार्बोधनायन की डिग्री पता करने के लिए देखते हैं कि जिस कार्बन में प्लस आया है वो कार्बोधनायन, उस कार्बन के साथ में कितने कार्बन जुड़े हुए डायरेक्ट, उस कार्बन के साथ में डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, उसी के आधार पर उसकी डिग्री बताई जाती है। इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 3, ये 3rd डिग्री का हुआ। इस कार्बन से 2 2nd डिग्री का हुआ, इस कार्बन से 1 1st डिग्री का, और इस कार्बन से 1 भी नहीं। समझ पा रहे हैं? तो कार्बोधनायन के स्थायित्व का ट्रिक होता है सबसे ज्यादा 3rd डिग्री, उसके बाद 2nd डिग्री, उसके बाद 1st डिग्री, लास्ट में क्या होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग, ये आपका है कार्बोरेडान, जो है अभिक्रिया मध्यवर्ती का दूसरा जो है, दूसरे में क्या पढ़ेंगे आप, कार्बोरेडान। कार्बोरेडान क्या है, जब कभी भी कार्बन परमाणु पर ऋणावेश पाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बोरेडान। कार्बोरेडान की विशेषताएं क्या लिखा आप लोगों ने, इसको बोलते हैं कार्बोएनायन, मिला के बोलते हैं कार्बेनायन, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, इसका नाम है कार्बोएनायन। बच्चे बोलेंगे एनायन का मतलब ऋणायन होता है, कैटायन का मतलब धनायन, लेकिन ये जो O है हट जाता है तो बनता है कार्बेनायन, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या लिखा है, ये भी अभिक्रिया मध्यवर्ती है। ये तो थोड़ा सा, इसका जीवन काल बहुत सूक्ष्म होता है, यह भी अस्थायी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अर्थात यह क्या होता है, नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नाभिक स्नेही होगा। और ये लिखा है कि माइनस आई समूह, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन वहां से खींचना है, तो अगर कोई परमाणु कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, एक दिमाग सोचिए आप लोग कि माइनस वहां पर है, अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस कम होगा, क्या बढ़ेगा, प्लस। तो प्लस बढ़ाना नहीं है, ये समझे आप लोग कि वहां थोड़ा बहुत प्लस आएगा, उस प्लस के आने से माइनस थोड़ा सा कम होगा। जब कोई भी परमाणु या समूह कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, माइनस हो, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे वहां थोड़ा बहुत प्लस आएगा, उस प्लस के आने से माइनस कम होगा, अर्थात आवेश क्या हो रहा है, कम। तो कहीं भी आवेश की कमी हो जाए, स्थायित्व क्या करना है, बढ़ा देना है। और मान लीजिए माइनस वो ऑलरेडी है, कोई ऐसा समूह है जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आवेश तो और बढ़ जाएगा। ध्यान दें आप, जैसे प्लस आई समूह का मतलब जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे, अब कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, अब और आप दे रहे हैं, आवेश और बढ़ जाएगा माइनस।
तो आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व क्या होगा, कम। यही बातें दिखाएगी। अब देखिए यहाँ बात हो रहा है कार्बन रेडियन की संरचना के विषय। कार्बन रेडियन की संरचना ऐसी होती है, कहीं भी रख लिया, कहीं भी अगर 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाए, 3 सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो वहां होगा sp2 संकरण। कहीं भी 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाए तो वहां होगा sp2 संकरण। उसकी आकृति क्या बनाएंगे आप, जो बनवाया था मैंने, उसकी आकृति बनाएंगे त्रिकोणीय समतली। त्रिकोणीय समतली कैसे बनाते हैं आप, मैंने इस टाइप का बनवाया कि ऐसे बनाया, बीच में परमाणु को रखे, बाकी लगा दो व्यवस्था। इसी आकृति को बोलते हैं त्रिकोणीय समतल। कहीं भी 3 सिग्मा बॉन्ड, त्रिकोणीय समतल। अगर 3 सिग्मा एक लोन पेयर आ जाए तो 3 1 4, वहां होता है sp3 संकरण, 3 होगा sp2, तो sp3 संकरण होता है और उसकी आकृति इस टाइप की बनती है। 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर होने पर इस प्रकार की आकृति बनती है। आपकी एग्जांपल के लिए, आपकी समझ के लिए बता दूं मैं, जो अमोनिया होता है, अमोनिया NH3, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर होता है, इसकी आकृति वैसे ही बनी, एक लोन पेयर ऊपर दिखा दिया, बाकी 3 से लगा दिया, और उस आकृति का नाम क्या होगा, त्रिकोणीय पिरामिडी, या केवल क्या कह सकते हैं, पिरामिडी। त्रिकोणीय पिरामिडी या केवल पिरामिडी। और यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉन सब जोड़ा में, ये भी जोड़ा में, और युग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। और यहाँ बताया कि इलेक्ट्रॉन नीच है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ, तो इसे क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेह। कितना लिखे फटाफट, वीडियो को स्टॉप। देखिए ध्यान से आप लोग देखो, ये है कार्बन रेडियन का स्थायित्व। अच्छा, आपको पता है कि कार्बन पे माइनस है, तो वहां माइनस जितना अधिक भेजा जाएगा, आवेश उतना बढ़ेगा, स्थायित्व उतना कम हो जाएगा। तो ध्यान दें आप, जैसे देखो इसके पास 3 प्लस आई समूह है, इसको आप लिख सकते हैं कि ये प्लस आई समूह, 3 प्लस आई समूह है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, यहाँ सबसे अधिक माइनस बढ़ेगा। और यहाँ क्या है, देखिए 2 प्लस आई समूह भेजेगा, यहाँ भी बढ़ेगा माइनस, माइनस यहाँ भी बढ़ेगा, लेकिन इसकी तुलना में कम। यहाँ पर 1 प्लस आई समूह और यहाँ पर एक भी नहीं, तो माइनस सबसे कम कहाँ है, 4th वाले में। तो जहां आवेश सबसे कम रहे वो सबसे अधिक स्थायी होता है, तो सबसे अधिक स्थायी आपका 4th वाला होगा, उसके बाद 3rd वाला, उसके बाद 2nd वाला, उसके बाद 1st वाला। अच्छा, मैं बात करूं, डिग्री बात करूं कि कार्बन रेडियन की डिग्री पता करनी हो ना, ये आपका जिस कार्बन में माइनस है उससे 3 कार्बन जुड़े हैं, इसको बोलेंगे 3rd डिग्री। 3rd डिग्री, ये आपका क्या है, ये 2nd डिग्री, ये कौन सा, ये 1st डिग्री। तो यहाँ उल्टा क्रम चलता है, यहाँ चलता है 1 2 3। कार्बन रेडियन में सबसे अधिक स्थायी 3rd डिग्री होता है, उसके बाद 2nd डिग्री, उसके बाद 1st डिग्री, फिर मेथिल। यहाँ उल्टा है कि सबसे अधिक मेथिल, उसके बाद 1st डिग्री, उसके बाद 2nd डिग्री, और उसके बाद क्या होगा, 3rd डिग्री। समझ पा रहे हैं आप। इसके बाद अगला पॉइंट है मुक्त मूलक। मुक्त मूलक के बारे में जो स्थायित्व, ध्यान दें, किसके स्थायित्व में एक क्वालिटी आएगी कि इसका जो स्थायित्व होता है, जिस प्रकार कार्बन आयन वाला होता है ना कि प्लस आई समूह रहेगा तो कार्बन आयन का स्थायित्व बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी प्लस आई समूह रहेंगे तो मुक्त मूलक का स्थायित्व बढ़ेगा। इसका मैं बात भी कर रहा हूँ। पहले ये समझे कि मुक्त मूलक किसे कहा जाता है, विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उन्हें आप क्या कह सकते हैं, मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक की विशेषता क्या है, यह अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, इसका जीवन काल सूक्ष्म होता है, यह अस्थायी होता है, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो CH3 ऐसे दिखाते हैं ना, CH3 प्लस, CH3 पे 1 इलेक्ट्रॉन, यही मुक्त मूलक। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 3 बॉन्ड 6, अभी मैंने कल ही बताया था, 6 1 7 इलेक्ट्रॉन। क्या ध्यान दें, यहाँ तो आप इलेक्ट्रॉन की कमी मानेंगे कि अष्टक पूरा नहीं,
लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण कर सकते। तो जब कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी उसे इलेक्ट्रॉन स्नेही कहना है, तभी उसे क्या कहना है। हाँ, यही बता रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी तो है लेकिन यह इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो जितना इसको इलेक्ट्रॉन भेजा जाए, प्लस आई समूह जितने ज्यादा रहेंगे स्थायित्व बढ़ेगा, माइनस आई समूह रहेगा तो स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हैं? तो मैं थोड़ा इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान दें आप। रोटेशन की तरफ ध्यान दें आप, ये लिख लिया आप लोगों ने ऊपर वाला। अगली बात हो रही कार्बन मुक्त मूलक की संरचना। मुक्त मूलक की संरचना। मुक्त मूलक की संरचना। तो मुक्त मूलक की संरचना देखिए कैसे बनती है। मुक्त मूलक की संरचना ऐसे, जैसे आपने बनाया था कार्बोधनायन का ना, ऐसे बना दिया, बॉन्ड बना। चलो R1 मान लिया, R2 मान लो, R3 मान लो। यहां देखो एक पी कक्षक होता है। अगर देखिए टोटल 4 ऐसा बॉन्ड ना दिखे आपको, और 4 रहेगा तो कैसे दिखाएंगे पता है? अगर 4 बॉन्ड दिख जाए तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसा। तो अगर आपको 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड दिख रहा है तो समझिए अगर वो कार्बन है, 3 बॉन्ड दिख रहा है अगर वो कार्बन है तो समझिए इसमें एक पी कक्षक है, एक पी कक्षक है, ठीक है। लेकिन यहां देखिए आप, पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन को चक्र से दिखा सकते हैं, स्पिन एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, या ऐसे ही लिख दे रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान दिया, अरे स्टॉप, ठीक है। ध्यान दिया, ये आता है, यही है ना। तो ध्यान दिया, अब देखो इस पी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक में क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आप जो आपका कार्बोधनायन नहीं था वहां लिख लेंगे कि ये पी कक्षक रिक्त था। पी कक्षक कैसा था, हाँ देख लीजिए आप लोग, उस पी कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे। कार्बोधनायन के केस में यहाँ मैंने प्रश्न लिखा था, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा था, तो आप लिख लीजिएगा रिक्त पी कक्षक। रिक्त मतलब उसमें है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ क्या देखिए, रिक्त नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अर्धभरित पी कक्षक बोल सकते हैं, अर्धभरित पी कक्षक। यहाँ देखिए बॉन्ड मैं देख रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड की संख्या, सिग्मा बॉन्ड की संख्या। अगला लिखूंगा लोन पेयर की संख्या, लोन पेयर की संख्या। अगला लिखेंगे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखिए यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, हाँ, कार्बोधनायन में नहीं था, कार्बोधनायन में नहीं था, लेकिन यहाँ है। इसके बाद संकरण, इसके बाद आकृति बताएं। ध्यान दें, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है, लोन पेयर एक भी नहीं है, 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, संकरण है sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, लोन पेयर ना हो तो। और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया तो आकृति होती है त्रिकोणीय समतली, त्रिकोणीय समतली। फटाफट कितना, इसके बाद पढ़ाऊंगा कार्बन मुक्त मूलक का स्थायी, ठीक है। ध्यान दीजिए आप, यह है मुक्त मूलक का स्थायी।
आपने इतना पढ़ा है ना कि ये सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, लोन पेयर 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, संकरण sp2, आकृति त्रिकोणीय समतली। ठीक है, इसके बाद ये देखें मुक्त मूलक का स्थायित्व। जो मुक्त मूलक का स्थायित्व होता है, मुक्त मूलक का स्थायित्व कार्बधनायन के समान होता है। कार्बधनायन के समान होता है। मतलब जैसे कि कार्बधनायन में प्लस आई समूह बढ़ने पर, कार्बधनायन में प्लस आई समूह की संख्या बढ़ने पर उसका स्थायित्व बढ़ जाता है, उसी प्रकार यहां भी है कि अगर प्लस आई समूह की संख्या बढ़ेगी तो इसका भी स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे देखें आप, जैसे आपका दिया गया हो CH3 CCH3 CH3 पर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना पूरा कि नहीं आ रहा है? ये देखिए क्या है, 3rd डिग्री मुक्त मूलक है, ये 3rd डिग्री है। और इसके बाद क्या होगा, CH3 CH3 ये 2nd डिग्री है। और देखिए आप CH3 CH2 ये 1st डिग्री है। इसके बाद एक है आपका CH3 ये मेथिल मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक। इसका स्थायित्व का क्रम क्या होगा, जैसे कि कार्बोधनायन का होता है कि सबसे अधिक 3rd डिग्री, उसके बाद क्या 2nd डिग्री, फिर 1st डिग्री, फिर वो मेथिल। स्थायित्व आ जाएगा ना, स्थायित्व क्या होगा, सबसे अधिक 3rd डिग्री का मतलब 1st, उसके बाद 2nd, उसके बाद 3rd, उसके बाद क्या होगा 4th। तो ये थोड़ा सा पढ़े के आएंगे घर से कि आपने पढ़ा है क्या आज कार्बोधनायन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके स्थायित्व के बारे में। और आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कार्बोरेडायन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके स्थायित्व के बारे में। और आपने पढ़ा है मुक्त मूलक के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके स्थायित्व के बारे में। तो इतना आप जो है आज के लिए इतना ही है, आज आप इतना ही पढ़ें। इसके अगले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा कार्बीन के विषय में और नाइट्रीन के विषय में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।